जय हिंद विद्यार्थियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 के इंटरव्यू की डेट आउट हो चुकी है। 7 जुलाई से आप लोगों के साक्षात्कार प्रारंभ होंगे। निस्संदेह आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इसको उत्तीर्ण करके आप इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। तो निस्संदेह मन में डर भी है, उत्सुकता भी है, स्वाभाविकता भी है कि साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा, मेरे साथ क्या होगा साक्षात्कार में, ये एक डाउट है। इसी को क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। तो आज के सेशन में मैं आपको एमपीपीएससी इंटरव्यू को लेकर के कुछ ऐसे थंब रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करें तो आप साक्षात्कार में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं मैं आपको कि कई विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई, इंटरव्यू में आपके नॉलेज की टेस्टिंग नहीं हो रही है। आपके नॉलेज की टेस्टिंग तो प्री और मेंस एग्जाम में ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है कि जो हमारे आसपास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, जियोपॉलिटिकल जो घटनाएं घट रही हैं, इनके संदर्भ में आपके विचार क्या हैं, क्योंकि उन विचारों से ही आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होगा। उन विचारों से ही पता चलेगा कि आपके भीतर OLQs अर्थात ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं। तो विचार ही मनुष्य को बलवान बनाते हैं और ये विचार ही आपको साक्षात्कार में अच्छे नंबर दिलाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जैसे इंटरव्यू डेट आती है तो इस क्षेत्र में बहुत सारे आसपास के बच्चे आते हैं और वो सूट सिलने डाल देते हैं कि भाई सूट पहन करके जाएंगे। अरे भाई, आप ड्रेस कोई सी भी पहन करके जाएं, सहज होनी चाहिए, शालीन होना चाहिए और आपके ऊपर वो सूट करनी चाहिए। कई विद्यार्थियों को टाई पहनना नहीं आता तो दोस्त से टाई बंधवा करके उसको पहन करके आते तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो अपने व्यवहार में बनावटीपन, अपने व्यवहार में, परिधान में, व्यक्तित्व में बनावटीपन मत लाइए। आप जैसे हैं आप वैसे ही इंटरव्यू दे के आइए, ठीक है ना। बोलते ना कि ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी अभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। तो आप जितनी सरलता, सहजता से अपना साक्षात्कार देंगे, आपका साक्षात्कार उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए आप देखना कि साक्षात्कार में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, छोटे शहरों के विद्यार्थी ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही आते हैं, कोई बनावटीपन नहीं होता। लेकिन इंदौर आने के बाद कुछ बनावटीपन कई विद्यार्थियों में आ जाता है ना। तो इससे हमें बचना है। तो चलिए मूल बिंदु पर आते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इंटरव्यू का क्या सिलेबस होता है। मेरा जवाब है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। साक्षात्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। साक्षात्कार में अब फिर प्रश्न पूछने का आधार क्या होता है? साक्षात्कार में प्रश्न पूछने का आधार होता है, आपने एक व्यक्तिगत विवरण पत्रक भरा होगा, है ना, जिसको आजकल मॉडर्न भाषा में डेफ बोलने लगे हैं। व्यक्तिगत विवरण पत्रक में आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है, इसी इंफॉर्मेशन को आधार बना करके इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। अब व्यक्तिगत विवरण पत्रक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमें किस पर किस तरीके से फोकस करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सॉरी, जब आपसे व्यक्तिगत विवरण पत्रक से तो आपसे शुरुआत होगी भाई, ठीक है ना, कि अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, बड़ा लंबा परिचय मत दीजिएगा। मैं पिछले 15-20 सालों से मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। जब विद्यार्थी पूछता हूँ भाई अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा परिचय प्रदान कर देते हैं। 3-4 मिनट तक अपना परिचय देते रहते हैं। इस दौरान इंटरव्यूअर बोर हो जाता है, तो बीच में क्रॉस करके अगला क्वेश्चन पूछने लगता है और आपका इंप्रेशन वहीं गड़बड़ हो जाता है। अपना संक्षिप्त परिचय प्रदान करें। अपने संक्षिप्त परिचय में आप अपना नाम बोलिए, फादर मदर का नाम बोलिए, कहाँ से आए हैं, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या हॉबी है, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलना, ठीक है ना। और महिमा मंडित मत कीजिए। कई विद्यार्थी अपने परिचय को महिमा मंडित करते हैं,
है ना, कैसे महिमा मंडित करते कि मैं मैग्नीज नगरी बालाघाट से आया हूं। अरे भाई, हमें सब पता है, आप तो बालाघाट कब बताइए बस, उसको महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से बचना है। मैं बता रहा हूं ना, जैसे हम सामान्य सरल तरीके से अपने घर के बुजुर्गों से बात करते हैं, वैसे ही वहां पर भी जो बैठे हुए बड़े अनुभवी और बुजुर्ग लोग हैं, आप उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने जवाब दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय दीजिए, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार के प्रयोग से बचिए। अब आपका जो डेफ है, ये डेफ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके जब आप जवाब देंगे तो उन जवाब से प्रति प्रश्न बनेंगे। इंटरव्यू प्याज के छिलके की तरह होता है, आप परत दर परत उखाड़ते जाइए। उन्होंने प्रश्न पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब से फिर एक प्रति प्रश्न बन जाएगा, फिर आप जो जवाब देंगे फिर प्रति प्रश्न बन जाएगा, और इस तरीके से प्रश्नोत्तर का क्रम चल निकलेगा और आपका साक्षात्कार आगे बढ़ जाएगा। अब जवाब देते समय आप ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स का उल्लेख ना करें जिन पर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब ना दे पाए। तो प्रश्न सुनते समय ध्यान से प्रश्न को सुने, ठीक है ना। अब यहां पर एक गड़बड़ और करते हैं विद्यार्थी, उतावलापन होता है उनके भीतर, है ना। एक शब्द इस्तेमाल होता है, वॉमिटिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान की उल्टी कर देना। उन्होंने छोटा सा प्रश्न पूछा, अब चूंकि उस विषय पर आपके पास विस्तृत ज्ञान था तो रिकॉर्ड चालू हो गया, कैसेट शुरू हो गया, अब खत्म ही नहीं हो रहा है, खूब लंबा चौड़ा आंसर दिए जा रहे हैं। जो नहीं पूछा वो भी जवाब दिए जा रहे हैं। भैया, जितना पूछा है उतना जवाब दीजिए और चुप हो जाइए। सरल, संक्षिप्त, टू द पॉइंट अपने आंसर देंगे तो कभी भी इंटरव्यू में फंसेंगे नहीं। एक बोलते ना बोलते हैं कि मकड़ी अपने खुद के बुने हुए जाल में फंसती है। तो कई विद्यार्थी अपने खुद के आंसर में ही उलझ जाते हैं, है ना। लंबा चौड़ा आंसर बना देते हैं और ऐसे ऐसे फैक्ट एंड फिगर डाल देते हैं जिस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आई एम सॉरी बोलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आई एम सॉरी भी एक जवाब होता है, लेकिन कब, कहां, किन परिस्थितियों में आई एम सॉरी बोलना है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब आई एम सॉरी भी एक जवाब होता है, इस पर मैं फिर से फोकस करता हूं। मैं देखिए, कई बार ऐसा होता है भाई, मैं बता रहा हूं आपको कि साक्षात्कार में नॉलेज टेस्टिंग नहीं हो रही है, ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लफिंग कहलाएगी। आप उनको ट्राई मत कीजिए, विनम्रता पूर्वक, सहजता से, सम्मानजनक तरीके से आई एम सॉरी बोलिए और क्विट कर लीजिए। वो आपसे उस विषय पर बात ही नहीं करेंगे। अब आप गलत जवाब देंगे, गलत आंसर देंगे, और सोचेंगे कि सामने वाला को क्या पता है, उसको पता कि नहीं पता, लेकिन उनको सब पता रहता है, अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। तो आप आई एम सॉरी भी एक जवाब होता है, इसका इस्तेमाल कीजिए उन परिस्थितियों में जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है तो आप अनुमति ले लीजिए, महोदय इस संदर्भ में मेरे पास अल्प जानकारी है, यदि आप परमिशन दे तो मैं जवाब दूं। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो जवाब दे दीजिए आप, और नहीं तो नहीं देते हैं तो फिर मत दीजिए, फिर आई एम सॉरी बोल दीजिए। तो आई एम सॉरी का उपयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपकी सत्यनिष्ठा का परीक्षण हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, आपने इथिक्स में पढ़ा होगा ना, सत्यनिष्ठा प्रशासनिक अधिकारी का गुण होता है। तो आपकी सत्यनिष्ठा का परीक्षण हो रहा है कि जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है आप उस विषय पर कोई जवाब नहीं देंगे। अल्प जानकारी है, अनुमति मिलेगी तो अल्प जवाब दे देंगे, नहीं तो आई एम सॉरी बोल करके मौन हो जाएंगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी सरलता, सहजता से बोलना है, विनम्रता पूर्वक बोलना है। कई मॉक इंटरव्यू मैंने देखा कि हंसते हुए आई एम सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी सर। अरे आई एम सॉरी बोलते समय चेहरे पर वो भाव भी तो दिखना चाहिए। आप हंसते हुए आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो कितना भद्दा लगेगा। आई एम सॉरी बोल रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आप खुद अपने आप को आईने में मूल्यांकन करके देखिए, है ना, कि जब घर में मम्मी डांटती थी बचपन में और स्कूल में टीचर डांटते थे तो आप सॉरी बोलते थे ना, तो सॉरी बोलते समय आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते थे? क्या हंसते हुए सॉरी बोलते थे? हंसते हुए सॉरी बोलेंगे तो और पड़ेगी फिर, ठीक है ना। तो वो बचपन के भाव को याद कीजिए आप कि आई एम सॉरी बोलते समय चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। तो देखिए, ये आपका जो डेफ है, ये डेफ ही आपके इंटरव्यू का आधार बनेगा, है ना।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली जो इंटरव्यू शुरू कहाँ से होता है। जब आप गेट खोल करके मे आई कम इन सर बोलते हैं, वहीं से आपका मूल्यांकन शुरू हो जाता है और साक्षात्कार वहीं से शुरू हो जाता है जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में प्रविष्ट होते हैं। और जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप परमिशन लेके बाहर जाते हैं। जैसे ही गेट से बाहर जाते हैं आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो गेट से प्रवेश करने से लेकर के गेट से बाहर जाने तक आपका इंटरव्यू चलता रहेगा। तो इस दौरान सतर्क रहना है। आपने मे आई कम इन सर बोला, उन्होंने परमिशन दे दी, आप अंदर आ जाइए, कुर्सी के पास आकर कर खड़े हो जाइए, सबको विश कीजिए, ठीक है ना। अब सबको विश कीजिए मतलब यहां पर फिर एक गलती करता है विद्यार्थी। 4 मेंबर बैठे, चारों को नमस्ते करेगा, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। ये मैकेनिकल एक्शन अच्छा नहीं लगता है। आप चेयरमैन को विश कीजिए और बाकी सदस्यों से आई कांटेक्ट कीजिए बस। और ये भी ध्यान रखिए, यदि बोर्ड मेंबर में कोई महिला सदस्य बैठी हैं तो पहले उनको विश कीजिए, फिर बाकी लोगों को विश कीजिए। सबको नहीं करना है नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, वो बड़ा बेकार लगता है देखने में। और जाते समय भी सबको विश करना है। कैसे करना है? चेयरमैन की तरफ देख करके आपको बाकी से आई कांटेक्ट करना है और चेयरमैन से बोलना है, ठीक है ना। अब आप कुर्सी के पास आकर के खड़े हो गए, आपने विश कर दिया। कुर्सी पे बैठाना नहीं है जब तक परमिशन ना मिल जाए, है ना भाई। वो बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं, बुद्धिमान ज्ञान लोग हैं, उनका सम्मान कीजिए। जो बोले प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठते समय एक बार फिर उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाषा उसी का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें आप सरल सहज हों, है ना। अगर आपकी हिंदी बोलने की आदत है और आप थैंक यू बोलेंगे तो अजीब लगेगा। आप इंग्लिश मीडियम के धन्यवाद बोलेंगे तो जबान अड़कड़ाएगी। तो आप सरल सहज भाषा का इस्तेमाल करें, है ना। आप उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। आरामदायक मुद्रा है ना, पैर क्रॉस ना करें, पीछे टिक के ना बैठें बॉस की तरह। भाई टिक के बैठने दीजिए इंटरव्यू लेने वालों को। आप अभी सीधे बैठिए, टिके नहीं पीठ से, पैर क्रॉस ना करें, दोनों हाथों को अपनी थाई पर रख लें और आरामदायक मुद्रा में आ जाएं। और उस दौरान नेचुरली आपके भीतर एक घबराहट होगी और पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। आप गहरी सांस लीजिए। जैसे आप गहरी सांस लेते हैं तो आप देखना आपके भीतर का डर, फियर, ये सब एकदम से रफू चक्कर हो जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स है वो बड़े सरल सहज स्थिति में कैंडिडेट को लाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट घबरा रहा है तो उसके ऐसी बात करेंगे कि वो सरल हो जाए, सहज हो जाए और वो नॉर्मल तरीके से अपना इंटरव्यू दे सके। वो खुद कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो अब आप बैठ गए हैं आराम से। अब मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न को ध्यान से सुनना है। जो भी क्वेश्चन पूछे उसको ध्यान से सुनिए। नहीं सुन पाए हैं क्षमा मांग लीजिए, पार्डन बोल दीजिए, फिर से बोलने का बोल दीजिए, वो बोल देंगे। प्रश्न को आपने ध्यान से सुना है। जैसे ही प्रश्न को सुने कुछ सेकंड माइंड में पॉज लें और उसके बाद आप जवाब दें। तुरंत जवाब नहीं देना है, तपाक से जवाब नहीं देना है। आपको कुछ सेकंड का पॉज लेने के बाद जब आप जवाब देंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से परफेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है ना, एकदम सटीक आंसर निकलेगा। आपने अपना आंसर दे दिया, सरल, संक्षिप्त, टू द पॉइंट, किसी प्रकार के अतिशयोक्ति अलंकार से रहित, उसका उपयोग नहीं करना है, ठीक। अब आपने प्रश्न का जवाब दिया, फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। बस इसी मेथड को आपको अडॉप्ट करना है। अब इस दौरान एक और समस्या आती है आई कांटेक्ट की। 4 मेंबर बैठे हैं, हम कैसे देखें? तो चारों को नहीं देखना है बिल्कुल मैकेनिकल रोबोट की तरीके से आंसर देते समय चारों की तरफ देख रहे हैं, नहीं। प्रश्न 2 प्रकृति के होते हैं। एक बिल्कुल संक्षिप्त क्वेश्चन, आपका नाम क्या है ना, बहुत संक्षिप्त क्वेश्चन है। जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है जवाब देते समय उसी की तरफ देखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम रजत शर्मा है, बस। उसमें थोड़ी इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न का जवाब यदि लंबा है, प्रश्न बड़ा है तो नेचुरली जवाब भी बड़ा होगा।
जब ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसका उत्तर दीर्घ अवधि का हो, तो आप जवाब देते समय मेजर फोकस उस इंटरव्यू की तरफ रखें जिसने आपसे प्रश्न पूछा है। मेजर फोकस, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी 60-70% आप उन सदस्य की तरफ देखें जिन्होंने प्रश्न पूछा है, और बाकी जो 3 मेंबर्स बैठे हैं बीच बीच में, आप उनसे भी आई कांटेक्ट करें ताकि वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि आप अगर उन्हीं की तरफ देखते रहे, बाकी सदस्य की तरफ नहीं देखा, तो भाई देखिए अपमानित तो महसूस होगा। आप किसी शादी विवाह में जाएं और जो आयोजक है वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात ना करे, आपकी तरफ देखे भी नहीं, लेकिन खूब स्वागत करे, खूब अच्छा खाना खिलाए, लेकिन देखे नहीं आपकी तरफ, तो आप क्या बोलोगे घर आकर के? खाना आना तो सब अच्छा होना था, लेकिन एटीट्यूड बहुत है उस बंदे में। तो आपको उनके सम्मान का ध्यान रखना है। तो मेजर फोकस प्रश्न पूछने वाले सदस्य की तरफ, और बाकी माइनर फोकस बाकी अदर मेंबर्स की तरफ। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार बाकी मेंबर्स के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें जवाब मिल जाते हैं। कई बार प्रश्न का जवाब देते समय अगर हम अटक रहे हो ना, तो बाकी मेंबर्स का फेशियल एक्सप्रेशन हमें जवाब दे देता है। वो सपोर्ट करते हैं आपको, वो टांग खिंचाई नहीं करते। वो फिल्मों में देखे हुए इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में अंतर होता है। वो सपोर्ट करेंगे आपको, तो उनकी तरफ देख भी लेंगे, सम्मान प्रकट करेंगे, तो क्या बुरा इसमें ना। तो आई कांटेक्ट का ध्यान रखें भाई, राइट। फिर जो है अब मैं बात करता हूं, अच्छा एग्जिट के बारे में ही बता दूं, फिर मैं बीच के पोर्शन पे बात करूंगा। आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, उन्होंने आपको थैंक यू बोल दिया, आप अपनी कुर्सी से उठिए, सभी को विश कीजिए। विश करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। चेयरमैन साहब को विश करना है, बाकी सदस्य से आई कांटेक्ट करना है, और पलट के सीधे निकल जाइए, पीछे मुड़ के मत देखना। कई विद्यार्थी पीछे मुड़ के भी देख लेते हैं, वो आपको देखते रहते हैं उस समय भी, जब तक आप गेट से आउट नहीं हो जाते वो आपको देखते रहेंगे। तो सतर्क रहिए। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया एक जनरल प्रोटोकॉल। ठीक है ना? अब मैं आपसे बताता हूं आपसे प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपने भरा है ना, 6 प्रतियों में आयोग ने मांगा होगा आपसे, या अभी भरा नहीं होगा, लेकिन भरेंगे तो ध्यान से भरिएगा उसको, है ना। तो यहां पर सबसे पहला आप कॉलम नंबर 8 पर आ जाइए, जहां पर लिखा हुआ आवेदक का नाम, है ना। विलियम शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं बोलता हूं नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। अगर आपका नाम बड़ा शानदार है, उसका कोई साहित्यिक अर्थ है, उसके खूब सारे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, तो नेचुरली आपके नाम से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आपके नाम की कोई प्रसिद्ध हस्ती है, सपोज कीजिए आपका नाम सुषमा है, तो नेचुरली सुषमा स्वराज जी का नाम सामने आ जाएगा। और आप विदिशा से ताल्लुक रखते हैं तो 100% सुषमा स्वराज जी के बारे में आपसे पूछेंगे। तो अपने नाम का अर्थ निकाल लीजिए, उसके विलोम शब्द, उसके पर्यायवाची शब्द, उसकी पूरे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और उस नाम के कुछ प्रसिद्ध हस्तियां, और उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानकारी, ये जरूर निकाल लीजिए सब, है ना। अब आपका नाम आपको तैयार करना है। इसमें कहीं कोई भी दिक्कत आए, यहां पर नंबर दिया हुआ है, मेल कर सकते हैं आप हमें, हम आपके प्रश्नों के भी जवाब दे देंगे, है ना। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उसमें अपने प्रश्न डाल दीजिए, आपको जवाब भी मिल जाएंगे, है ना साहब। तो अपने नाम से शुरुआत कीजिए। फिर आप उसके बाद आता है पिता का नाम या पति का नाम। भाई देखिए, अगर वहां पर भी कोई प्रभावशाली नाम हुआ, है ना, हरिवंश सिंह चौहान पिताजी का नाम है, ठीक है ना, तो हरिवंश राय बच्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, मधुशाला भी पूछ सकते हैं, हरिवंश पुराण भी पूछ सकते हैं। मैं उनको प्रश्न पूछने के लिए माध्यम चाहिए, तो आपके डेफ में जो चीज उनको आकर्षित करेगी वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, 15-20 सालों से मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो हम लोग प्रश्न तैयार करके नहीं जाते कभी भी, है ना। वो जो बोर्ड मेंबर्स है वो भी कोई प्रश्न तैयार करके नहीं आते घर से कि चिट्ठी लिख करके आए हो, खर्च जो कागज में प्रश्न लिख के लेके आए, नहीं करते वो लोग ऐसा। व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। और कागजों से प्रश्न पूछने वाले इंटरव्यू भी परफेक्ट नहीं माने जाते कभी।
तो आपके पिताजी का नाम, और फिर 10वें नंबर पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जन्म दिनांक। बोलते ना कि हर तिथि इंपॉर्टेंट है, हर डेट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका जन्म जिस दिन हुआ हो उस दिन किसी देश में कोई महान क्रांति हुई हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो, ठीक है ना, या कोई महत्वपूर्ण दिवस हो, किसी महान व्यक्ति का उस दिन जन्म हुआ हो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपका जन्म 4 जुलाई को हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत 4 जुलाई से हुई थी। 14 जुलाई को हुआ है तो आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता होना चाहिए, बास्टील का पतन के बारे में पता होना चाहिए, बास्टील डे सेरेमनी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट बन करके गए थे। 15 अगस्त को जन्म हुआ आपका, 26 जनवरी को जन्म हुआ है, जिस भी तारीख को जन्म हुआ है वो तारीख तैयार कर लेना। जब आप गूगल करोगे अपनी तारीख को तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें से कोई एक पिक कर लेना और उसकी डिटेल्स तैयार कर लेना। जिस वर्ष में जन्म हुआ है आपका वो वर्ष इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उस वर्ष में कारगिल युद्ध हुआ हो सकता है उस वर्ष में परमाणु परीक्षण हुआ हो सकता है उस वर्ष में किसी राज्य का गठन हुआ हो सकता है उस वर्ष में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई हो, तो वर्ष क्लियर होना चाहिए। मैं अपने बता दूं, जैसे 14 दिसंबर 1971 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरे से मेरी डेट के बारे में पूछते थे, क्योंकि 14 दिसंबर 1971 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसका संबंध वर्तमान से भी है। पाकिस्तान ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी थी 14 दिसंबर 1971 को, और 16 दिसंबर तक उन्होंने सरेंडर कर दिया और एक नया देश बन गया पाकिस्तान से बांग्लादेश। तो इस घटनाक्रम के बारे में जरूर पूछते थे मुझसे। तो अपनी जन्म की तिथि, जन्म का माह और जन्म का वर्ष, इसको आप अच्छे से तैयार करें। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग हैं, तैयार करा देंगे, डोंट वरी। फिर आप आ जाइए कॉलम नंबर 12, जन्म जिला। देखिए आपके डेफ में 3 जिले मिलेंगे आपको, और हो सकता है आप भाग्यशाली हो तो एक ही जिले में काम हो जाए कि जिस जिले में आपका जन्म हुआ है वही जिला आपका वर्तमान पता है और वही जिला आपका स्थायी पता है। तो एक ही जिले में आपका काम हो जाएगा। आप गुना में पैदा हुए, गुना में ही आपका स्थायी निवास है और गुना में ही आपका वर्तमान निवास है, तो नेचुरली गुना के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका जन्म गुना में हुआ, स्थायी निवास आपका अशोकनगर है, वर्तमान पता इंदौर है, तो आपके डेफ में 3 जिले दिख रहे हैं, गुना, अशोकनगर और इंदौर। ये तीनों तैयार करना पड़ेंगे। तो आपके डेफ में कॉलम नंबर 12 में जो जिला दिख रहा है जन्म जिला, फिर कॉलम नंबर 15 में वर्तमान डाक का पता, फिर स्थायी पता। तो जितने जिले आपके डेफ में दिख रहे हैं वो तैयार कर लीजिए, और जन्म जिला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि महोदय मेरा तो इस जिले में सिर्फ जन्म हुआ था लेकिन कभी रहे नहीं वहां पर, मेरा निवास तो वहां पर। भाई आपके डेफ में जिला दिख रहा है, आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका जन्म गुना में हुआ है, भले ही आप गुना में नहीं रहे कभी, सिर्फ जन्म में हुआ, तो आप से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आप वहां पर आई एम सॉरी नहीं बोल सकते, तैयारी करके जाइए, ठीक है ना साहब। तो आपको अपना गृह जिला तैयार करना है ना। 3 जिले दिख रहे हैं, 3 जिले आपको तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है? उस जिले की कोई खास विशेषता, उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी आर्थिक पहचान, वहां पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बारे में पूछेंगे आपसे। कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसकी कुछ विशेषता है, उस जिले का कोई जीआई टैग है, उस जिले का कोई ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 100% पूछेंगे। उस जिले की कोई प्रतिष्ठित हस्ती है जिसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे काम किए हों, ठीक है ना साहब। तो आपको अपने जिले की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, फैक्चुअल मत तैयार कीजिएगा, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये चीजें नहीं पूछते वो, लेकिन तहसीलें कितनी हैं और कौन सी तहसील की क्या विशेषता है ये तो पता होना चाहिए ना भाई। अब जैसे गुना जिले का ही जिक्र निकला, तो गुना जिले में एक तहसील है कुमराज। कुमराज फेमस है भाई,
वहाँ का जो धनिया है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ धनिया माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुमराज में है। आप शिवपुरी से हैं तो शिवपुरी भी बहुत फेमस जगह है भाई। करेरा से हैं शिवपुरी के तो आपसे पक्षी अभ्यारण्य जिसको डीनोटिफाइड कर दिया गया उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। फिर शिवपुरी में एक तहसील है बदरवास, वो जैकेट के लिए फेमस है भाई, है ना। जीआई टैग मिला हुआ है जैकेट, बदरवास की जैकेट। हर जिले की अपनी एक विशेषता होती है। इंदौर तो विशेषताओं से भरा हुआ है, तो अपने जिले की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वहाँ के पर्यटक स्थल भी पता होने चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधि, मध्य प्रदेश शासन के कोई पुरस्कार, कोई कार्यक्रम आयोजित होते हो, कोई समारोह आयोजित होता हो, उस शहर की कोई विशेष हस्ती हो। जैसे आप देवास से हैं तो आपको कुमार गंधर्व जी के बारे में पता होना चाहिए। श्री शिवपुत्र सिद्धरा मैया कोमकली कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व शैली कैसी है शास्त्रीय संगीत में, कुमार गंधर्व ने क्या प्रयोग किए हैं, कुमार गंधर्व जी की परंपरा को आज कौन जीवित रखा हुआ है। तो हर जिला, मध्य प्रदेश तो वाकई हर जिले की अपनी विशेषताएं हैं, उनको आप तैयार कीजिए। कोई दिक्कत आए आप हमें व्हाट्सएप पर जिले का नाम लिख के भेजिए, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देंगे। और इसका कोई चार्ज नहीं है भैया ना, मैं आपको बता दूं। मैं ये जो सेमिनार हो रहा है और इसमें हम आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, राइट। नीचे आपका नंबर यहाँ पर स्क्रॉल होता दिखेगा आपको। तो आपको जन्म जिला, वर्तमान डाक के पते वाला जिला, स्थायी पते वाला जिला, ये सब लिखना है। अब ये पता लिखते समय भी आपने किसी विशेष चीज का जिक्र किया। सपोज कीजिए आपका वर्तमान डाक का पता इंदौर का है और आपने उसमें लिख दिया मैं इंदौर में तिलक पथ। भाई तिलक नाम दिख रहा है, लोकमान्य तिलक के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए उनको बहाने चाहिए और वो बहाना आपका डैफ दे रहा है। फिर जब आप इन प्रश्नों का जवाब देते समय जो आंसर देंगे, फिर उन आंसर से क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। तो आंसर देते समय सतर्क रहना है कि ऐसे कोई इंप्रेस करने के लिए ऐसा कोई आंकड़ा ना प्रस्तुत कर दे जो काल्पनिक हो, जिसकी हकीकत ना हो, ठीक है ना। अब कल ही मैं एक विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहा था, वो जिस जिले का था वहां पर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसने बताया कि भाई मेरे जिले में लिंगानुपात बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा कितना पिछड़ा भाई? बोले सर अधिकांशतः वहां पर लड़के ही पैदा होते हैं। हमने कहा अधिकांशतः क्या होता है भाई, ये तो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, आप तो एक्यूरेट बात कीजिए, ये काल्पनिक हवाई उड़ाने क्यों भर रहे हैं? सर वो आंकड़े मेरे पास नहीं है। हमने कहा फिर आप इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। अगर आप बालाघाट की बात कर रहे हैं तो आपको बालाघाट के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पर धान का उत्पादन कितना होता है, कौन सी क्वालिटी का धान होता है। अगर आप बालाघाट के भरवेली कॉपर माइंस का जिक्र कर रहे हैं तो भरवेली के बारे में आपको पता नहीं, मलाजखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई भी हाइपोथेटिकल या काल्पनिक आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी बात ना कहें। जो भी बात कहें ठोस बात होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान डाक के पते में जो जिला दिख रहा है उसको तैयार करें, स्थायी पते में जो जिला दिख रहा है उसको, मूल निवास स्थान वो भी तैयार करें भाई, है ना। जिस भी जिले में आपका मूल निवास स्थान है, कई जिलों से ज्यादा उनकी तहसीलें फेमस हैं। अगर आपके उस तहसील का जिक्र आ रहा है और वो तहसील बड़ी प्रसिद्ध है तो नेचुरली इसके बारे में पूछेंगे। जैसे शिवपुरी की बदरवास तहसील बड़ी फेमस है नेहरू जैकेट के कारण। गुना का कुमराज धनिया मंडी के कारण फेमस है। बालाघाट में वारा सिवनी अपनी 16 हाथ साड़ी के लिए फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है ना। बालाघाट से ज्यादा फेमस मलाजखंड और भरवेली है। तो कई तहसीलें बहुत फेमस है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हर तहसील की देखिए कोई ना कोई विशेषता होती है। अगर आप तहसील के भी किसी गांव से हैं और गांव का नाम बड़ा अजीब टाइप का है तो कई बार पूछते हैं इस गांव का नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो अगर आपके पास ठोस आंसर हो तो ठीक है, और नहीं तो आई एम सॉरी बोल सकते हैं महोदय मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछा भी, उनके पास भी इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। आप बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे गांव के नाम ऐसे हैं कि गांव के लोगों को ही नहीं पता है नाम क्यों है, ठीक है ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, जिला, तहसील और ग्राम। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर आई एम सॉरी की गुंजाइश कम हो जाती, क्योंकि आप जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले की आपको जानकारी नहीं है। आप मैहर में रहते हैं और माँ शारदा के बारे में नहीं पता, बाबा अलाउद्दीन खां के बारे में नहीं पता, आला उदल के बारे में नहीं पता, आप बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं और आलाखंड के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये अक्षम्य अपराध होंगे भाई। आपको अपने जिले की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कॉलम नंबर 19, है ना। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र है आपका, है ना। इसमें आपकी पूरी कच्चा चिट्ठा है, आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है और कितने क्या नंबर आए हैं, ठीक है ना। तो कई बार देखा गया है कि विद्यार्थियों का ग्राफ ऐसा भी देखा गया है, 10वीं में कम नंबर, 12वीं में ज़्यादा नंबर, ग्रेजुएशन में और ज़्यादा नंबर, और पीजी में मेरिट में आ गए, टॉप कर गए, गोल्ड मेडल आ गए। तो प्रश्न बन जाएगा, भाई आपका एजुकेशनल लेवल ऐसे बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या कारण है? क्या आप पहले कम नंबर लाते थे लेकिन बाद में आपके नंबर बहुत अच्छे हो गए? रीज़न होना चाहिए आपके पास, जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए। और कई बार ग्राफ उल्टा भी देखा गया है कि 10वीं में मेरिट में, 12th में और कम, ग्रेजुएशन में और कम, पीजी में और कम। तो गिरावट क्यों आ रही है? कई बार जिगजैग भी देखा गया है, तो उसके भी रीज़न पूछेंगे। तो आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, है ना। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जब 12th करने के बाद मेडिकल में या इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं तो पहले वर्ष उनको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई हिंदी मीडियम में की और यहाँ पर पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये भी एक रीज़न होता था कि साहब मेरे नंबर इसलिए कम आ गए क्योंकि मैं एकदम से इंग्लिश मीडियम में जंप कर गया। अब आप ये जैसे जवाब देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्यप्रदेश शासन ने आप जैसे विद्यार्थियों की मीडियम की समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या प्रयास किया। तो आप बताइए महोदय, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है। ये इसीलिए सॉल्व किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वो अपने आप को इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हिंदी के साथ बाइलिंगुअल भाषा में उनको पढ़ाया जाता है, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते उनकी हिंदी भी अच्छी हो जाती है, इंग्लिश, हिंदी तो अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है। तो जस्टिफाइड आंसर होने चाहिए आपके पास, है ना भाई। तो आपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी विषय हो आपके, उन ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की सतही जानकारी ऊपर ऊपर होना चाहिए। आपने बीए में सोशियोलॉजी लिया था, अब आपको समाजशास्त्र का पिता नहीं पता, तो गलत बात है भाई। पॉलिटिकल साइंस के जनक के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो ये अपने विषयों की एक सामान्य समझ आपके भीतर होनी चाहिए, और सामान्य समझ ही पूछेंगे, ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर चूंकि पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय आपके ग्रेजुएशन में दिख रहा है तो दीनदयाल उपाध्याय जी पूछेंगे वो आपसे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूछेंगे आपसे, कार्ल मार्क्स का, उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद पूछेंगे, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में तुलनात्मक अंतर पूछेंगे आपसे। ये सामान्य प्रश्न है भाई जो आपने एथिक्स में पढ़े। तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर एक सामान्य फौरी निगाह डाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, तो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई आप टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट क्यों बन रहे हैं। आप इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग की सेवा में चले जाते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर ओपन है आप लोगों के लिए, आप प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आ रहे हैं? आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री तो इसमें बेकार हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो इनके लॉजिकल आंसर्स होते हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम एक एक प्रश्न पे जवाब दे पाएं, लेकिन इनके लॉजिकल आंसर्स आप तैयार कीजिए। तैयारी में कोई दिक्कत आएगी तो हम करा देंगे तैयार आपको, ना। तो पूछते हैं, कई आईआईटीएंस भी आते हैं एमपीपीएससी के इंटरव्यू देने, तो हम लोग ही पूछते हैं भाई आईआईटी करने के बाद आपको तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, कहाँ एमपीपीएससी में आ रहे हो आप, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी की सेवाओं में, है ना। टेक्नोक्रेट बनने निकले थे, बन रहे हो ब्यूरोक्रेट, गए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर आपकी जानकारी होनी चाहिए, और पीजी जिस विषय में है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में है आपका, वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। उस पर आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे पीजी के। अगर आपने पीएचडी वगैरह किया है तो आपसे पीएचडी के जो टॉपिक, जिस सब्जेक्ट पर आपने पीएचडी किया है, आपका जो हाइपोथेसिस था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।
और इसके अलावा आपने अगर कोई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है, जैसे कई विद्यार्थी पीजीडीसीए कर लेते हैं, कई योग में डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपसे पूछेंगे। योग में डिप्लोमा किया तो योग के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आते हैं और फिर उसके बाद हम अगले इस पे आते हैं। हाँ, यदि आप किसी जॉब में हैं और जिसका उल्लेख आपने डेफ में किया है, देखिए सरकारी नौकरी में है तो उसका उल्लेख तो डेफ में करना ही पड़ेगा, तो आप जिस सरकारी नौकरी में हैं ऑलरेडी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। जिस भी डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन। पटवारी बहुत आते हैं इंटरव्यू देने, तो हम लोग पटवारियों से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, MPSLR से पूछ लेते हैं, गिरदावली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो जमीन को कैसे नापते हैं आप लोग, है ना, वो भी पूछ लेते हैं। तो जिस भी गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, जिसका उल्लेख किया है आपने, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप किसी निजी क्षेत्र में है और उसका उल्लेख आपने डेफ में किया है, तो उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। अपने जॉब को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम आता है, कॉलम नंबर 33 पर, जो होता है हॉबी, है ना भाई। हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है और मान के चलिए हॉबी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। कैसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हॉबी क्या है। कई और विद्यार्थी हम लोगों से आके पूछते, सर मैं हॉबी क्या भरूं? हमने बोला भैया हॉबी तुम्हारी हम कैसे बता दें तुम्हारी हॉबी? हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हॉबी होती है। तो कई विद्यार्थी तो हॉबी का मतलब ही नहीं समझ पाते, हॉबी का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको हॉबी का, अभिरुचि का मीनिंग स्पष्ट कर दूं तो आप अपनी हॉबी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बता दूं क्या क्या हॉबी नहीं हो सकता। भाई समाचार पत्र पढ़ना हॉबी नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ना आपकी मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और लिख रही हैं खाना बनाना, कुकिंग करना, ये आपकी हॉबी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं, ये जिम्मेदारी है आपकी। ये हॉबी कैसे हो गई भाई? आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर है, बोलते हैं टीचिंग मेरी हॉबी है। भाई ये प्रोफेशन है आपका, दिस इज योर प्रोफेशन नॉट हॉबी, ठीक है ना। तो हॉबी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे आपको एकदम हॉबी क्लियर हो जाएगी। मिस्टर मुखर्जी हैं, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। 10 बजे 9:30 बजे अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं और शाम को 5:30 तक वो लगातार अपने लेक्चर्स लेते हैं अलग अलग क्लास में। 5:30 बजे वो काफ़ी थक जाते हैं, घर आते हैं, चाय पीते हैं और अपने गार्डन में चले जाते हैं। खुरपी, गेती, फावड़ा ये सब लेकर के, जो टूल्स होते हैं गार्डनिंग के, उनको लेकर के गार्डन में चले जाते हैं। पेड़ पौधों के बीच में कुछ समय बिताते हैं। उनकी शरीर की, मन की थकान पूरी दूर हो जाती है। वो अपने आप को बड़ा आनंदित, रिफ्रेशिंग फील करते हैं और घर में आकर के अपने रूटीन काम करते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर मुखर्जी की हॉबी गार्डनिंग है और प्रोफेशन टीचिंग है, ठीक है ना। ऐसे ही एक शर्मा जी हैं, वो पुलिस में डीएसपी हैं, बड़े ईमानदारी से अपना काम करते हैं दिन भर। फिर शाम को कुछ थानों में गरीब बच्चों को इकट्ठा करके अपने स्टाफ के साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई फीस नहीं लेते। ये मैं रियल किस्सा बता रहा हूँ, मेरा ही विद्यार्थी है वो शाम के समय किसी भी थाने में एक जगह फिक्स है, वहाँ पर क्लासरूम की व्यवस्था कर रखी है और उनके स्टाफ में जो कांस्टेबल वगैरह जो अच्छे होशियार हैं, वो सब मिलकर के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों, झुग्गी बस्ती के। तो यहाँ पर जो डीएसपी साहब हैं, पुलिस की नौकरी उनका प्रोफेशन है, लेकिन शाम को जब बच्चों को पढ़ाते तो ये उनकी हॉबी है। उसको करने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, ठीक है ना। एक तीसरा किस्सा सुनाता हूँ। एक माली काका हैं, हारे बुंदेलखंड के, ठीक है ना। वो सुबह 10 बजे अपने घर से निकलते हैं, गेती, फावड़ा, गिट्टी, खाद, पेड़ पौधे, बीज, दवा, ये सब लेके निकलते हैं। ये गार्डन, वो गार्डन, वो गार्डन, और खूब सारे गार्डनों को मेंटेन करते हैं। शाम तक आते आते वो थक जाते हैं। 6 बजे अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो टीवी चालू करते हैं अपना, और उस पर कोई पिक्चर, कोई सीरियल, कोई टीवी, कोई समाचार उसको सुनते हैं और अपने आप को रिफ्रेशिंग फील करते हैं।
यहां पर माली काका का प्रोफेशन गार्डनिंग है, मगर हॉबी है टीवी देखना। ठीक है ना? तो हॉबी का मतलब एक ऐसा कार्य जो आपको दिन भर की थकान से दूर कर दे, आपके मन को प्रफुल्लित कर दे, आनंदित कर दे, और आप अपने सरल सहज स्वभाव में आ जाएं। कईयों की हॉबी होती है योग करना, कुकिंग भी हॉबी होती है भाई, लेकिन किसकी होती है ना? योग करना, कुकिंग, कथक नृत्य, डांस करना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना। ठीक है ना? जैसे मेरी हॉबी, मैं रात को सोने के पहले कोई भी किताब मेरे पास रखी हो, उसको 10-15 मिनट पढ़ता हूं मैं। कई बार 1 घंटे भी पढ़ लेता हूं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद फिर नींद अच्छी आती है, और ड्रीम्स जो रात को आते हैं वो वही पढ़ के जो सोता हूँ वही ड्रीम्स में चलते रहते हैं। ठीक है ना? तो हॉबी हमारे अवचेतन मन को भी प्रभावित करती है। बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जो आईएएस की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हॉबी उनकी है कथक नृत्य करना, बच्चों को पढ़ाना, अच्छे काम करना, हेल्प करना लोगों की। ठीक है ना? तो हॉबी मतलब हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और हॉबी से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएं तो उस पर आई एम सॉरी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हॉबी आपकी है, प्रश्न हमारे हैं। तो अपनी हॉबी को पूर्णतः तैयार कर लीजिए। अगर आपकी हॉबी योग करना है तो नेचुरली योग के बारे में आपको पता होना चाहिए, महर्षि पतंजलि के बारे में पता होना चाहिए, अष्टांग योग पता होना चाहिए आपको, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि ये सब पता होना चाहिए आपको। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना? अनुलोम विलोम के बारे में आप बता रहे हैं तो रेचक पूरक कुंभक आपको पता होना चाहिए। कथक नृत्य करती हैं आप तो आपको पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में पता होना चाहिए, पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, और कथक का उदय कैसे हुआ पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो अपनी हॉबी पर काम कीजिएगा। सबसे पहले अपनी हॉबी अपने किसी दोस्त से, माता पिता से या किसी टीचर से पूछ करके मत भरना। अपनी हॉबी स्वयं का मूल्यांकन करना कि मुझे किस कार्य को करने से मेरे मस्तिष्क को आराम मिलता है और मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ठीक है? कईयों को सोशल वर्क करने से अच्छा, मेरे पास कुछ अभी स्टूडेंट आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, तो उन्होंने लिखा सोशल वर्क। हमने क्या सोशल वर्क करते हैं? बोले सर शहर में कुछ एनजीओज हैं, वो जो है शनिवार रविवार जो है एमवाईएम हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना बांटते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं जाकर के, बड़ा अच्छा लगता है घर आते हैं तो। ठीक है ना? तो सोशल वर्क भी एक हॉबी हो सकती है। ठीक है? तो हॉबी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप विस्तार से तैयार कीजिएगा, है ना? तो ये वो पॉइंट मैंने आपको बताया जिनसे आपका इंटरव्यू चलेगा। अब इन प्रश्नों के जवाब देंगे, जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे डेफ रिलेटेड, उनके जवाब देंगे, तो उन जवाबों से आपके क्रॉस क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी एक फ्रेश डायरी उठाओ और अपने डेफ को लेकर के बैठो कि मुझसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लिख लो। ठीक है ना? लिख लो, उन सभी प्रश्नों को लिख लो, और फिर उन प्रश्नों के ऊपर विचार करो कि इनका क्या एक आदर्श जवाब हो सकता है। उस जवाब को भी लिख लो, बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं, क्योंकि आप ज्यादा बड़ा जवाब लिखोगे तो बोलोगे भी ज्यादा, टू द पॉइंट, सारगर्भित जवाब। ठीक है ना? तो आप अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए, प्रश्न और उनके उत्तर, और किसी श्रेष्ठ गुरुवर से या किसी चयनित व्यक्ति प्रत्याशी से उनको चेक करा लीजिए एक बार, हमारे पास भी आ सकते हैं, हम चेक कर देंगे उसको। ठीक है ना? तो इससे आपका इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। अब इंटरव्यू में एक हिडन पार्ट और है जिसको विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं, वो है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, है ना? विद्यार्थी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं आजकल के। कई बार मॉक इंटरव्यू में ऐसे उठ के चले जाते हैं, मैं पूछता हूँ भाई आज का अखबार पढ़ा? बोले सर आज का तो अखबार नहीं पढ़ा। अब मतलब प्रश्न किल हो गया उनका, क्लियर बोल दिया उन्होंने, अखबार पढ़ा ही नहीं साहब हमने तो। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है भाई, है ना? न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उसमें एडिटोरियल पेज को संपादकीय पेज को उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि संपादकीय पेज में विचार होते हैं,
तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करना पड़ेगी। जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाए तब तक तो पढ़ लो भैया अखबार, है ना। और उसमें भी एक सूची तैयार करो कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं। तो आप नेचुरली सबसे पहले उसमें नाम आएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। इससे रिलेटेड आएगा भारत पाक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस IR, भारत पाक संबंध, भारत तुर्की संबंध, भारत रूस संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण, भारत चीन संबंध, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत अमेरिका संबंध, ट्रंप का टैरिफ वॉर और इसका भारत के ऊपर प्रभाव, ठीक है ना। तो जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द इस समय चल रही हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे नेशनल की हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की, अगर वो जन चर्चा में हैं तो प्रश्न का विषय बनेगी वो। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू लेने वाले लोग जो हैं, उनके नॉलेज का सोर्स क्या है? वो भी सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, अखबार उनके दिमाग में चलता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हो। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि साहब इंटरव्यू के 5 दिन पहले से अखबार पढ़ना शुरू किया, आप अभी से अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, द हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। हिंदी माध्यम के हैं तो दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए। दैनिक भास्कर तो हिंदी इंग्लिश सभी को पढ़ना चाहिए। तो अपने जिले की महत्वपूर्ण खबर, अपने प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर, है ना, अपने देश की महत्वपूर्ण खबर, अंतर्राष्ट्रीय विश्व की महत्वपूर्ण खबर जो अभी चर्चा में है, इनके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें भी आई एम सॉरी नहीं चलेगा साहब। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे विषय पर पूछ लें जो आपके नजर में नहीं आ पाया, है ना, आप उसमें आई एम सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने जिले और प्रदेश से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर तो आपको जानकारी देना पड़ेगी भाई। तो न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं जिन पर आपसे चर्चा की जा सकती है, जो साल भर चर्चा में रहे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में रहा, जातिगत जनगणना, ठीक है ना, ये भी चर्चा में रहा है, आप इसके फेवर में हैं कि अपोज में हैं। वक्फ प्रॉपर्टी बिल, ये भी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में है, ठीक है ना। तो ऐसे एक लिस्ट और तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, है ना। और मुझे जो सबसे ज्यादा इस बार लग रहा है वो IR के ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत की जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, उसमें काफी ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ये नया भारत है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो क्या परिवर्तन आ रहा है हमारी विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है? हम जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कैसे बने? तीसरी बनने के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। भारत की सिक्योरिटी संबंधी इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, सीमावर्ती विवाद, और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो विवाद है उनको लेकर के भारत का क्या रवैया है, ठीक है ना। तो इंडिया और उसके सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आप लोग के लिए, और इस पर भी आपको आंकड़े तैयार नहीं करना, इन पर आपके व्यूज एकदम क्लियर होने चाहिए, और कोशिश करें कि आपके जो व्यूज हैं वो शासन के अनुरूप हो, है ना। कई बार कई विद्यार्थी बड़े क्रांतिकारी टाइप के होते हैं और इंटरव्यू में शासन की नीतियों की ही आलोचना करने लगते हैं। भाई इससे बचना है, क्योंकि आपको उसी शासन का हिस्सा बनना है ना। मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जो भी बन के जाएंगे, आपको शासन का हिस्सा बनना है। तो शासन की नीतियों की आलोचना से बचना है, और अगर आलोचना कर भी रहे तो तर्क संगत आलोचना होना चाहिए, और आलोचना ऐसी हो कि जिसको अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले तो उसके काम में और एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर भी कोशिश करें आलोचना से बचें, ठीक है ना। तो आपके विचार एकदम क्लियर होने चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और अपने जो नॉलेज सोर्स है उसको एकदम ऑथेंटिक रखिएगा। दो, व्हाट्सएप पर फैले हुए ज्ञान से और फेसबुक पर आने वाले ज्ञान से, इससे बच के रहिएगा, है ना। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए आप इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन खबरों का एक जाल सा बुना जाता है, और हम विद्यार्थी अक्सर उसमें डूब जाते हैं। तो बचिए आप इनसे, ओरिजिनल न्यूज़पेपर पढ़िए आप, है ना भाई। और कुछ
जैसे bbchindi.com है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। अपने PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का ये सबसे ऑथेंटिक है। आप PIB को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्सेस का यूज करें अपनी तैयारी के लिए, अनऑथेंटिक सोर्सेस से दूर रहें, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, कई बार बोले सर आप ये बता रहे हैं, मैंने तो अभी सोशल मीडिया पे देखा, ये तो ये था, कहाँ देखा भाई? सर वो फेसबुक पे देखा था। ये ऑथेंटिक प्लेसेस नहीं है, ये इनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है ना। और खुद की तैयारी पर फोकस कीजिए, दूसरे की तैयारी पर फोकस मत कीजिए। मैंने देखा है कि जिस दिन आयोग में इंटरव्यू होते हैं तो उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट बाहर खड़े होते हैं, क्या प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा। अरे ये बेवकूफ़ों जैसे हरकतें मत करिएगा। हर कैंडिडेट का अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं मिलता समय बर्बाद करने से वहां जा करके। आप अपनी खुद की तैयारी फोकस कीजिए, बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़िए, गवर्नमेंट की बुक्स पढ़िए, ऑथेंटिक आंकड़े पढ़िए, PIB को देखिए, जनसंपर्क विभाग की खबरों को देखिए, है ना, ऑफिशियल सोर्सेज से पढ़िए। ओके, तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। ठीक है साहब, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए, आप इनके ऊपर तैयारी करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ और आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि आप जब डेफ भरेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी भरेंगे, है ना, कौन कौन से पद ऊपर नीचे। तो जो जो पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो टॉप 4 की जो पोस्ट है उनकी कार्य प्रणाली देख लीजिएगा, है ना। कि आप डिप्टी कलेक्टर आपने पहला भरा है तो आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। कई लोग DSP को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, आपने DSP को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया, ठीक है ना। DSP के क्या कार्य होते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस में जो फर्स्ट 4 पोस्ट जो आप भरेंगे उनकी कार्य प्रणाली, उनकी हायर की, वो सब देख लीजिएगा आप, है ना। डिप्टी कलेक्टर के क्या काम होते हैं, एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में उसके क्या कार्य होते हैं, DSP SDOP में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो पद संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी भरा है तो आपसे आबकारी कानून के बारे में पूछ सकते हैं। मध्य शासन की आबकारी नीति के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप CTO भरा है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर भरा है आपने, तो आपसे जो है टैक्सेशन संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। GST पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कई इसी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर भी इंटरव्यू देने आते हैं, GST पर बात करते हैं उनसे, है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो भरेंगे आप, उन पोस्ट, मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी पोस्टों की थोड़ी जानकारी ले लीजिए, लेकिन जो टॉप 4 पोस्ट जो प्रायोरिटी दी है आपने उनकी थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर लीजिएगा कि इनका क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है और क्या इनके विभाग की हायरकी होती है, पदों का क्रम, है ना। पूछ लेते हैं कई बार, आपने DSP भरा तो बताइए भाई कांस्टेबल से लेकर के DGP तक सभी पदों की हायरकी बताइए आप, ठीक है ना। तो आप क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, उसी विभाग से संबंधित हैं, तो आपसे हो सकता है कि इंदौर की पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में आपसे बात करें, इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है उसके बारे में बात करें आपसे, कि पुलिस के पास कौन कौन से मजिस्ट्रियल पावर है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है ना। पुलिस प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो इंदौर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इंदौर से जुड़े हुए, कोई कोचिंग करने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है, किसी का स्थायी पता भी है। तो इंदौर जो है गढ़ भी है, MPPSC का हेडक्वार्टर है इंदौर में। इंदौर जिले को तैयार कर लीजिएगा। स्वच्छता अभियान में इंदौर ने बाजी मारी है, क्यों कारण है उसके, है ना। इंदौर ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, तो इंदौर एक तरीके से कमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताए। देखिए, मैं चाहता तो इसी सेमिनार को 4-5 घंटे तक लंबा खींच सकता था, लेकिन आप बोर हो जाते, है ना भाई। आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, यूट्यूब शॉर्ट्स, लंबे वीडियो कोई देखता ही नहीं है, छोटे छोटे वीडियो पसंद है। इसलिए हमने सोचा कि इसको हम कंसाइज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके सामने पेश करें, वही मेरा प्रयास था। तो इसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी कीजिए। और आखिर में ये बोलूँगा कि ज़्यादा मॉक इंटरव्यू से बचिएगा। मॉक इंटरव्यू 2 या 3 दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपका जो बिहेवियर वो मैकेनिकल हो जाएगा। अपनी स्वाभाविकता, सरलता और सहजता को बना करके रखिए।
और 3 मॉक इंटरव्यू पर्याप्त होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं इंदौर में, कई लोग करा रहे हैं। तो आप 3 से ज़्यादा मत दीजिएगा, मैं यही बोल रहा हूँ, है ना। नहीं तो आपकी सरलता सहजता गुम हो जाएगी और आप मैकेनिकल जड़वत हो जाएंगे। तो आखिरी में मैं एक ही बात बोलूँगा कि ना किसी प्रभाव में जियो, ना किसी अभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। अपने ही स्वभाव में जाकर के आपको साक्षात्कार देना है, सरलता से देना, सहजता से देना, आत्मविश्वास के साथ देना है, बनावटीपन और कृत्रिमता से मुक्त रहना है। क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को कुछ गुण देकर के भेजा है। हम उन्हीं गुणों के साथ उनके सामने जाएंगे और बनावटीपन से दूर रहेंगे तो निस्संदेह हमें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आपने ड्रेस कैसी पहनी हो, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जरूरी नहीं कि टाई सूट पहन करके जाएं तो ही सिलेक्शन होगा। आप सामान्य पैंट शर्ट में भी अगर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही। और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे हमारा नंबर है, पट्टी पे चल रहा है, आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं स्वयं आपको जवाब दूंगा मैं। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।